हे चिंतामणि पारस बाबा हम सबको तारो, हम सबको तारो। जय बोले अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1008 आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर श्री विमल सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य तपस्वी सम्राट श्री सरमती सागर जी महाराज की जय। युग प्रमुख श्रवणाचार्य गणाचार्य गुरुदेव श्री डॉक्टर विराट सागर जी महाराज की जय। द्वादशाम चिन्मयी माता की जय। परम पूज्य शिवलीला रत्न 128 श्री माता जी की जय। श्री माता जी की जय। हरिका संघ की जय। एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट हुआ जिसका नाम था ब्रिंटन। उसने ह्यूमन कॉन्शियसनेस पे बहुत अच्छा स्टडी किया था और उसने स्टडी करके ये बताया कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस ये होता है कि जो हमारे पास होता है वो नजर नहीं आता और जो हमारे पास नहीं है वो नजर आता है। कॉन्शियसनेस ऑफ लैकिंग समथिंग is the basic nature of human consciousness. जिंदगी कुछ ऐसी है जैसे जादू का खिलौना, मिल गया सो मिट्टी है, ना मिला वो सोना है। जब हम निगोद में थे, नरक में थे, तब हमने खूब एप्लीकेशन लगाई कि हम यहाँ से निकल जाए एक बार भगवान। कुछ ऐसा पुण्य उदय आए कि निगोद से निकलकर बाहर जाए। नरक में थे तब भी एप्लीकेशन लगाए कि हम एक बार नरक से बाहर आ जाए, फिर से गलतियां नहीं करेंगे। तब हमको मनुष्य भाव नहीं मिला था तो वो हमारे लिए गोल्ड की तरह था। जब हमको मनुष्य पर्याय मिल गए, उसमें इतना बड़ा जीव शासन मिला तो मिल गया सो, यानी मिलने के बाद हमको कितनी वैल्यू है अथवा हमने कितना उसका बेनिफिट लिया, हमने कितनी उसकी कीमत की, राइट। तो ऐसे ही हमको इतना बड़ा जीव शासन मिला है और हम सब कुछ स्टडी करते हैं और फिर कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सही है कि ये सही है। जैसे स्पेशली बच्चों को क्या बड़ों को कि ये इतना भूगोल कहाँ अपनी दुनिया साइंस के लिए सब कुछ बताता नहीं कि उसको तक जम्बूद्वीप ही नहीं मिला, इतने असंख्य द्वीप, समुद्र, नरक, स्वर्ग, साइंस ने कभी अभी तक फाइंड आउट नहीं किया। तो ये सब कहाँ होगा कि नहीं, ये सब फैक्ट है यानी गलत है, ये सब चीजें मन में आती है। तब ये सोचना चाहिए कि साइंस को कुछ मैटर मिलता है, उसको सही मान के वो रिसर्च करता है और लास्ट में प्रूव करके दिखा देता है कि ऐसा है। मुझे अपना एक केस याद है कि जब मैं PRL में ट्रेनिंग कर रही थी तो इसरो की ब्रांच है, तो वहाँ सब साइंटिस्ट थे। हमको एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दे दिया था जो बहुत टफ था क्योंकि उनको PRL के लेवल का कुछ रिसर्च करना था, वो दिया था। तो मैं जितना होता था उतना करती थी और जब नहीं होता था तो क्या करें। तो PRL में नेट बहुत अच्छा चलता था उस समय, 2006 की बात है। तो मैंने उस समय जैन धर्म की वेबसाइट बनाई थी। बैठे बैठे क्या करें, अमुक के बाद तो दिमाग नहीं चलने वाला, उतना हाई लेवल का प्रोजेक्ट था। तो मैंने एक जैन धर्म की वहाँ पर बैठ के वेबसाइट एक दिन बनाई रही थी। पीछे एक साइंटिस्ट आए जो बहुत सीनियर थे, तो पीछे आए तो मैं एकदम पीछे देखा कि कौन है। तो उन्होंने बोला व्हाट आर यू डूइंग। तो थोड़े तो मैं डर ही गई कि अब क्या बोलूँ, क्योंकि ये तो अनऑफिशियल काम था, वहाँ बैठ के कोई जैन धर्म की वेबसाइट नहीं बनाई जाती। तो अब सामने दिख ही रहा था, तो मैंने बोला सर आई एम मेकिंग वन वेबसाइट ऑन जैनिज्म। तो बोले ओके आर यू जैन। तो मैंने बोला यस सर। तो कम टू माय कैबिन। अब मुझे लगा कि अब क्या होने वाला है, ये क्या करेंगे अब।
कि यहाँ बैठ के अपन क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने बुलाया तो मैं वहाँ गई, तो फिर उन्होंने बोला कि जैनिज्म अर्थ के बारे में क्या कहता है। तो पहले तो मुझे शांति रही, इट्स ओके, अपन जो बुक कर रहे थे उसकी पनिशमेंट कुछ नहीं होने वाली। तो मुझे इतना ही पता था कि जैनिज्म अर्थ को ये कहते हैं कि अर्थ इज फ्लैट, इतना सुन भी रखा, तो उससे ज़्यादा कुछ पता नहीं था। तो मैंने बोला जैनिज्म ये कहता है कि अर्थ इज फ्लैट, तो बोले हाँ ये मुझे पता है। तो वो नॉन स्टॉप मुझे इतने सारे क्वेश्चन करने लगे कि जैनिज्म ये क्या कहता है, उनको बहुत नॉलेज है। तो मैं खाली हाँ हाँ कर रही थी, यानी कुछ मेरे लिए सब कुछ नया था, पर अंदर से अपने आप में गिल्टी फील हो रहा था कि एक साइंटिस्ट मुझे बहुत कुछ जैनिज्म के बारे में मेरे से जानना चाहता है, क्योंकि मैं जैन हूँ, पर मुझे कुछ भी नहीं आता है कि उनको क्या बोलूँ। और मैं एंड ऑफ द सेशन उन्होंने मुझे लगभग 40 to 45 मिनट्स तक बिठाया होगा, और उन्होंने लास्ट में मैंने ये कहा कि आपने जो भी मुझे पूछा वो मैं किसी से पूछ के आपको बताऊंगी, बिकॉज मुझे नहीं पता है इतना सारा। तो तब मुझे समझ में आया कि साइंस ऐसा नहीं है कि जो उसके पास जितना रिसर्च हुआ उसको ही सही मानता है, वो हमेशा मैटर को फाइंड आउट करता है। यानी उनको पता है कि साइंस के ऊपर पृथ्वी अंडा आकार है, राइट, फिर भी वो जैनिज्म के कॉन्सेप्ट को समझने का ट्राई कर रहे थे कि जैन धर्म ऐसा क्यों बोलता है। और हमको मिला है तो हम क्या समझते हैं कि साइंस सही है, ये सब गलत है, ऐसा मन में होता ही है कहीं ना कहीं। और वो सर को गया था मन में कि इतनी सारी बातें जैनिज्म में कही है। फिर मुझे पूछा ऐसा कोई स्ट्रक्चर बना है क्या आपका जहाँ जाके मैं इसको समझ सकूं। तो क्या पता, अपन तो ये सब कुछ जानते ही नहीं थे। तब अंदर बहुत गिल्टी फील हुआ कि हमको अपने ही धर्म का नहीं पता है, और दूसरा व्यक्ति, और वो भी साइंटिस्ट लेवल पे, वो पूछ रहा है कि कैसे रिसर्च किया जाए, कहाँ मुझे उसका मैटर मिलेगा। तो आज अपने को ये सब कुछ मिला है, तो उसको मिट्टी ना समझे, इसको सोना समझे, क्योंकि साइंटिस्ट के पास ये सब नहीं है जो सर्वज्ञ ने हमको दिया है। तो इस पे श्रद्धा रख करके हम भगवान से ये प्रेयर करें कि हमारा क्षयोक्षम इतना बढ़े कि इन सबको हम साइंटिफिक लेवल पे प्रूव कर पाए, राइट, है ना। कोई हमको प्रूव करके दे, इट्स ओके, अच्छी बात है, पर हमको इतनी बुद्धि क्षयोक्षम आए कि हम उसको साइंटिफिक लेवल पे प्रूव करें जिससे दुनिया इसको माने। पर पहले हमको तो मानना पड़ेगा श्रद्धा। यानी दुनिया ऐसे कहती कि इफ यू वांट टू स्टडी ज्योग्राफी, तो हमारे में ये इतने हाई लेवल की फेथ होना चाहिए कि इफ यू वांट टू स्टडी ज्योग्राफी देन स्टडी जैनिज्म। इतनी श्रद्धा हमारे में होनी चाहिए कि आपको ज्योग्राफी पढ़ना है तो पहले जैनिज्म पढ़ना पड़ेगा, तब आप ज्योग्राफी पढ़ सकते हो, राइट। उस श्रद्धा से हम पढ़ेंगे तो हमको ये लगेगा कि ठीक है, ये सही है। बाकी तो हमको हर पॉइंट पे क्वेश्चन होगा कि ये कहाँ पर है, राइट। तो पहले x = y गैस कर लो कि ये होता ही है, फिर हम अपना क्षयोक्षम और अपनी ताकत के अनुसार उसको प्रूव करने का प्रयत्न करेंगे। तो हम पढ़ रहे थे पंचमेरु। 5 मेरु के नाम बताओ। लास्ट टाइम पढ़ा, ये पेज चेंज कर दो। 5 मेरु के नाम जल्दी जल्दी, सबको साथ में मिलके नहीं तो 5 मेरु हो ही जाएगा। हाँ, कौन बताएगा? मंगेश भैया। 5 मेरु के नाम सुदर्शन, अचल और बिंदु वाले ना, लाइन से बताओ, यानी सीक्वेंस। हाँ हाँ, बताइए कौन बता रहे हैं? हाँ, सभी मंदर में और विद्युन्माली में पढ़े। ये 5 मेरु कहाँ पर है? फिर ऐसा होगा ना, आगे बढ़ते जाएंगे, पीछे सपाट ऐसा डाइद्वीप में। हाँ, डाइद्वीप में कहाँ पे कौन सा मेरु? आनंद मेरु
नहीं, गलत होगा तो पनिशमेंट तो नहीं मिलेगी। अच्छा, सुदर्शन मेरू कहाँ पर है? जम्बूद्वीप। विजय मेरू घाटी घाट की किस डायरेक्शन में? पूर्व में। अचल मेरू पश्चिम घाटी में, राइट। मंदार मेरू पूर्व पुष्कर, और विद्युन्माली मेरू पश्चिम पुष्कर। शायद बाबा भैया को डायग्राम भेजिए, वो दिखाओ, उसमें क्लियर हो जाएगा। आनंद बाबू का लास्ट टाइम क्वेश्चन था कि 5 मेरू है, वो हमको तो 4 दिशा में दिखते हैं, फिर 5 जगह कैसे है, डायग्राम से क्लियर होगा। ठीक, तब तक अपन आगे समझते हैं। जो मेरू है वो 4 दिशा में मेरू की रचना, ये चारों दिशा में, हर एक मेरू की पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशा में जिन्हारे हैं। पर ऐसे कितने मेरू हैं? तो 5 मेरू। जैसे अपने मंदिर में मेरू है, राइट, तो उसमें चारों दिशा में भगवान है, श्री जी, यानी चारों दिशा में जिन्हारे हैं। पर ऐसे मेरू कितने हैं टोटल? 5। तो वो 5 मेरू अलग अलग खंड में है, यानी अलग अलग द्वीप में है। तब तक आगे का 5 मेरू, ढाई द्वीप कहाँ पर है? मध्यलोक। मध्यलोक कहाँ पर है? 3 लोग, राइट। और पढ़ा था अपने, 1 योजन बराबर लगभग कितने किलोमीटर? वाह, गुड। लघु योजन यानी 1 लघु योजन इक्वल्स टू 30.8 किलोमीटर, और 1 प्रमाण योजन यानी बड़ा योजन होता है तो वेरी गुड, 6500 किलोमीटर लगभग। तो जब हम द्वीप समुद्र का मेजरमेंट करें तब हमको प्रमाण योजन में करना है, यानी जहाँ जहाँ योजन शब्द आए तो हमको लगभग 1 योजन बराबर कितने किलोमीटर समझने का? 6500 किलोमीटर। ठीक है। जब हम किसी मंदिर की हाइट अथवा किसी व्यक्ति की हाइट, जैसे चतुर्थकालीन मनुष्य की हाइट, वो सब मेजर करते हैं, नगर की हाइट, ये सब मेजर होता है, तब लघु योजन में मेजर करने का। द्वीप समुद्र पर्वत ये सब मेजरमेंट होता है वो प्रमाण योजन में, बड़े योजन में मेजर करने। तो पंच मेरू है, उसमें सुमेरु की हाइट कितनी है? ये पढ़ा था हमने, 1 लाख की 1,40,000 की 1,40,000, 1,40,000 किलोमीटर। यूनिट तो सही बोलना पड़ेगा, कितना? 1,40,000 से डर के मत बोला, अच्छे से बोलो। आशीष भी 1,40,000 योजन, किलोमीटर नहीं है, राइट। 1,40,000 योजन, और आपको होमवर्क दिया था कि 1,40,000 योजन को किलोमीटर में करके आना है। किसी ने किया? कुछ नहीं करना, 1,40,000 को 6500 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको किलोमीटर, यानी इतने किलोमीटर हाइट वाला क्या है? सुदर्शन मेरू पर्वत है। एक होमवर्क और दिया था कि रावण कहाँ रहता था? किसी को मिला? यानी किसी ने घर जाके सर्च किया? हाँ हाँ, बोलो, कोई पनिशमेंट है, आराम से बोलो। कहाँ रहता है? श्रीलंका में। और कहाँ रहता है? ये नीचे श्रीलंका, वहाँ पे। ठीक, त्रसनाडी में, वो तो सभी त्रसनाडी में ही रहते हैं। ये अच्छा आंसर है। त्रस जी त्रसनाडी में ही रहते हैं। और कहाँ रहता है? यानी मध्य लोक में कहाँ रहता है? अभी का नहीं पूछो, पास्ट टेंस पूछा, कहाँ रहता था? अरे विद्याधर था, हाँ राइट, विद्याधर था, पर रहता कहाँ था? विद्याधर के आवास में, पर आवास जैसे अपना आवास अंजन गांव में, तो जगह है ना अंजन गांव, ऐसे विद्याधर का आवास कहाँ पर?
पद्म पुराण ग्रंथ में लिखा है, ठीक? पूरा पढ़ लेना और उसे ले जाएगा। ये पंचमेव, देखो इसको इजीली समझ में आएगा। ये फर्स्ट है, ये कर्नाटक की एक बुक थी, उसका फोटो है, ठीक है। ये फर्स्ट जम्बो द्वीप है जो अंदर येलो कलर है, ये बाहर लवण समुद्र है जो ब्लू कलर जैसा है। फिर उसके बाद क्या मिलेगा? धातकी खंड, राइट? ये धातकी खंड। फिर ये कालोदती समुद्र जो अपन एक द्वीप एक समुद्र देखा था लास्ट टाइम, ठीक? फिर ये क्या है? अर्ध पुष्करवत द्वीप, ये पूरा पुष्करवत द्वीप है, ये पूरा यहाँ से लेके ये ब्लैक बाउंड्री से लेके यहाँ तक, पर बीच में ये ग्रीन कलर जो दिखा रहा है वो मानुषोत्तर पर्वत है। मैंने बोला था ना, एक पुष्करवत द्वीप के एग्जैक्ट सेंटर में एक मानुषोत्तर पर्वत आता है, जिससे ये द्वीप दो पार्ट में डिवाइड हो गया, और दो पार्ट में डिवाइड होने से इसको अर्ध पुष्करवत द्वीप बोलते हैं, ठीक है? तो ये फर्स्ट द्वीप जम्बू द्वीप जहां हम रहते हैं, ये सेकंड, राइट? ये क्या नाम उसका? धातकी खंड। और ये थर्ड, ये पूरा है, बट हमको आगे से मतलब है क्योंकि मनुष्य इस मानुषोत्तर पर्वत को क्रॉस करके इधर नहीं आ सकता, तो हमारी लिमिटेशन कितनी? 2.5 द्वीप, एक द्वीप, दूसरा द्वीप और ये आधा, तो ये 2.5 द्वीप। मोक्ष कहाँ से हो सकता है? कोई पूछे कितने एरिया से हो सकता है? तो 2.5 द्वीप से मोक्ष हो सकता है, यानी जम्बू द्वीप में जन्म लेने वाला भी मोक्ष जा सकता है, धातकी खंड में जन्म लेने वाला भी मोक्ष जा सकता है, और ये आगे पुष्करवत द्वीप में जन्म लेने वाला जीव भी मोक्ष जा सकता है, बट यहाँ कोई मनुष्य नहीं जा सकता, ठीक है? ये 2.5 द्वीप, जब 2.5 द्वीप आपके बोला जाए तो आपको माइंड में डायग्राम आना चाहिए कि 2.5 द्वीप कैसा है। तो सिंपल है, असंख्य द्वीप समुद्र। यहाँ तो आपको खाली 3 समुद्र और 3 द्वीप दिखाई, ये फर्स्ट द्वीप, ये सेकंड द्वीप, ये थर्ड द्वीप, राइट? और ये फर्स्ट समुद्र ये ब्लू कलर में, सेकंड समुद्र और ये थर्ड समुद्र। और समुद्र और द्वीप कितने हैं? तो असंख्य द्वीप समुद्र है। अपने पास अभी आगम जितना उपलब्ध है उसमें स्टार्टिंग के 16 द्वीप समुद्र के नाम अवेलेबल है, और एंड में जो 16 द्वीप समुद्र है उसके नाम अवेलेबल है। बाकी बीच के जो असंख्य द्वीप समुद्र के नाम है वो काल के घर में समा गए, यानी वो शास्त्र अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो 16 में से अभी हमने कितने देखे? 3। फर्स्ट कौन सा? जम्बू द्वीप। सेकंड, फिर उसके बाद कौन सा समुद्र आएगा? ये लवण समुद्र, ठीक है? रावण का कंसर्ट कुछ इधर ही है, तो ढूंढ लेना, राइट? फिर ये क्या? फिर ये कौन सा? कालोदती समुद्र। इतना याद कर लो तो बहुत है। फिर ये कौन सा द्वीप? पूरा पुष्करवत द्वीप। ये कौन सा पर्वत बीच में? मानुषोत्तर पर्वत। और ये कौन सा समुद्र लास्ट? पुष्करवत द्वीप, पुष्करवत समुद्र, ठीक है? इजी है। आगे जितने भी द्वीप समुद्र है उसमें द्वीप और समुद्र का नाम सेम है, यहाँ ही खाली अलग है, बाकी आगे पुष्करवत द्वीप समुद्र, पुष्करवत द्वीप, पुष्करवत समुद्र। फिर चौथे नंबर का आएगा वारुणीवर द्वीप, वारुणीवर समुद्र, क्षीरवर द्वीप, क्षीरवर समुद्र, ऐसे आता है। तो 2.5 द्वीप आपको समझ में आ गया। अब 2.5 द्वीप में पंचमेरु है, तो पहला मेरु कहाँ पे? जम्बू द्वीप। दूसरा मेरु कहाँ पे? अब देखो, ये पुष्करवत द्वीप है पूरा गोला का, आपको दिख रहा है पूरा गोला, राइट? उसमें ये कौन सा हो गया? पूर्व पुष्कर, और वो कौन सा हो गया? पश्चिम। ये जो येलो येलो कलर में 2 पर्वत बने हैं, तो ये पूर्व पुष्कर है, वो पश्चिम पुष्कर का पर्वत। तो ये विजय मेरु, और वो क्या हो जाएगा? सॉरी, पूर्व धातकी खंड, पश्चिम धातकी खंड। तो पूर्व धातकी खंड का क्या? विजय मेरु, पश्चिम धातकी खंड का अचल मेरु। आ रहा है समझ में? ये जम्बू द्वीप, ये धातकी खंड, पूर्व धातकी खंड, पश्चिम धातकी खंड। अब ये पूर्व पुष्कर है, और उस साइड जो लगभग रेड कलर में ऑरेंज, वो पश्चिम पुष्कर है। तो क्या हो जाएगा? ये कौन सा मेरु? मंथर मेरु। और वो कौन सा? विद्युन्मान मेरु। अब समझ में आया 5 मेरु एग्जैक्ट कहाँ पर होते हैं? ये हमको अभी ये देखना बाकी है, मेरु की पोजीशन देखना बाकी, मेरु कैसा होता है। खाली मेरु कहाँ कहाँ पर है वो हमने समझा। हम क्या समझते हैं? हमारे मंदिर में जो मेरु है वो
कंफ्यूजन तो पूछो। आए? यस और नो? ठीक है, आगे वही पीपीटी चलो। ये हम खाली 5 बिंदु बना दिए थे। उस डायग्राम में हमने 5 बिंदु की पोजीशन दे दी। अब नेक्स्ट ये हमने देख लिया था 1,40,000 यूजर की उसकी हाइट है। जितनी मेरू की हाइट है उतनी किसकी हाइट है? मध्य लोग की। मध्य लोग आप कहाँ रहते हो? मध्य लोग कितना ऊंचा है? 1,40,000। जितना सुमेरु ऊंचा उतना ही मध्य लोग ऊंचा है। पर्वत की जड़ कितनी है? दिख रहा है यहाँ से 1000 योजन, राइट? ये लिखा है 1000 योजन उसकी क्या है? पर्वत की जड़ यानी नींव, राइट? मेरू की ऊंचाई कितनी है? नीचे 1000 योजन, तो ऊपर कितनी होगी? 99,000 यानी 1,00,000 योजन। और 40 योजन की क्या है? चूली का, वो जो ब्लू कलर के ऊपर दिख रही है। तो 1,40,000 योजन की हाइट का क्या है? सुमेरु पर्वत। अब आप जो पंचमेरु की जयमाला बोलते हो, वो बोलते बोलते अपन पूरा पर्वत बना लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जाने तो बहुत टफ हो जाएगा। ठीक है, और फाइन। अभी आपका सेकंड नंबर का जो दोहा बोलते हो वो प्रथम सुदर्शन मेरु विराजे भद्रशाल वन भूवर चैत्यालय चारों सुखकारी मन वचन बदलामारी। हम 5 मेरु में से पहला सुदर्शन मेरु समझ रहे हैं। तो पहली लाइन क्या लिखी? प्रथम सुदर्शन मेरु विराजे। फर्स्ट कौन सा मेरु है? सुदर्शन। भद्रशाल वन भूपर छाजे। भू यानी जमीन। जमीन पे कौन सा वन है? भद्रशाल। बहुत मन से पढ़ना, आपको आनंद आएगा। धीरे धीरे पूरा पर्वत बन जाएगा। अभी हमने पर्वत को ब्रेक कर दिया, राइट? सिर्फ इतना दिख रहा है। तो ये जो काजू कतली आकार का जो सेब दिख रहा है, राइट, ऐसे याद हो सकता है। ये काजू कतली आकार का सेब दिख रहा है, यहाँ से लेके ग्रीन कलर, राइट? वो वन है, उस वन का नाम क्या है? भद्रशाल। भद्रशाल वन का सेब ऐसा है, राइट? वो जम्बूद्वीप के सेंटर में है। जब हम जम्बूद्वीप पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो भद्रशाल वन भूपर छाजे यानी जमीन पर कौन सा वन है? भद्रशाल। चैत्यालय चारों सुखकारी। चारों साइड क्या है? 4 चैत्यालय। चारों साइड यानी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। आपको ये ऐसे है डायग्राम, आपको ऐसा समझना, राइट? डायग्राम को हम ऐसा कैसे बनाएं? वैसे ही होता है। तो आपको ऐसे फ्लैट समझने का। तो यहाँ पूर्व में एक चैत्यालय, राइट? ये पश्चिम में एक चैत्यालय, एक उत्तर में और एक दक्षिण में। आपको उत्तर दक्षिण कैसे डिसाइड करना? आपका राइट हैंड पूर्व समझने का, इसमें लेफ्ट हैंड पश्चिम, जो ऊपर है वो उत्तर समझने का, नीचे है वो दक्षिण। इसको ऐसा कर दीजिए, ठीक है? यहाँ काजू कतली बना दीजिए, भद्रशाल वन बना दीजिए, 4 दिशा में 4 चैत्यालय रख दीजिए। ये बेस है, ठीक? तो अब इसमें क्या लिखा है कि पृथ्वी पर भद्रशाल मेरु पर्वत ऊंचे में से नहीं लिखा है 1000 योजन। कितना लिखा है? 10,000 योजन विस्तार। यानी कौन सा 10,000 योजन विस्तार? यहाँ से लेकर के इस बॉर्डर से लेकर वहां तक वो कितना है? 10,000 योजन विस्तार है। यानी पर्वत का लिखा यहाँ से लेके यहाँ वो कितना होगा? 10,000। और ऊपर जाते जाते पर्वत थोड़ा सकरा होता जाएगा, यानी पर्वत कम होता जाएगा। अपने यहाँ पर्वत कैसे होते हैं? नीचे बहुत चौड़े होते हैं, ऊपर जाके चोटी मिलती है जिसको अपन बोलते हैं शिखर। पर ये पर्वत ऐसे नहीं है। ये पर्वत सकरे होते हैं पर बहुत कम और गोलाकार शेप में। सारे पर्वत कैसे? गोलाकार। यानी अपने यहाँ मेरू है तो उसकी रचना कैसी? गोल। पर गोल है पर माइनर पर्वत थोड़ा थोड़ा कटता है। कितना कटता है
ऊपर पंच सतत बरसोरे, नंदन वन देखत मन मोहे, चैत्यालय चारो सुखकारी, मन वचन वर गणना हमारी। अपन भद्रसाल वन समझे, ठीक, ये नीचे था। अब कितना ऊपर जाने का तो लिखा है ऊपर पंच शतक बरसोरे, सोरे यानी शोभायमान होता है, पंच यानी 5, शतक यानी 100, तो 500 योजन, यहाँ कितना समझने का सब आप योजन में है, तो 500 योजन ऊपर जाने क्या मिलेगा आपको, कौन सा वन मिलेगा, नंदन। पहले वन कौन सा था, भद्रसाल, बोलते जाओ याद रहेगा। फिर कल जब मेरू देखोगे तो आपको आनंद आएगा कि हमको इतने साल से दर्शन कर रहे थे और अब समझ में आया कि हम कौन से वन के, कौन से भगवान के किस दिशा में चैत्यालय के दर्शन कर रहे थे। नीचे भद्रसाल, उसके ऊपर कितना ऊपर जाना है, 500 योजन, तो 500 योजन जाने पे कौन सा वन मिलेगा, नंदन वन मिलेगा। और नंदन वन देखो ये आपका भद्रसाल, यहाँ पे 4 दिशा में 4 चैत्यालय, एक मूर्ति इस रूप में चैत्यालय जी। फिर वहां से 500 योजन यहाँ लिखा है, 500 योजन आपको ऊपर जाना है, तो आपको क्या मिला, नंदन वन मिला, ठीक है। वहां पे भी चारों दिशा में क्या है, 4 चैत्यालय, तो कितने चैत्यालय में टोटल अभी तक, 8 चैत्यालय, भद्रसाल वन के 4 और नंदन वन के 4। अच्छा, एक मेरू में कितने चैत्यालय होते, 16, कितने होते, 16, दर्शन करते हैं रोज, यहाँ है ना मेरू, तो एक मेरू में कितने होते, 16, तो आपके कितने हुए अभी, 8, तो अभी कितने बाकी, तो और ऊपर जाना है। अभी आप कितनी हाइट पे हो, 500। ऐसे विजुअलाइज करो, भाव वासना बनाने की, खाली पढ़ना नहीं, हमको 4 चैत्यालय और इतनी योजन हाइट भी अंदर से दिखनी चाहिए, ठीक है। अभी आज पढ़ लो, फिर माता जी आप पूरा पढ़ लो 5 मिनट, फिर 5 मिनट का ध्यान करेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। आप आराम से 5 मिनट की वंदना ध्यान से कर लोगे। तो 500 योजन हाइट पे पहुंचे, एक योजन बराबर 6500 किलोमीटर, तो 500 योजन बराबर 6500 कितना हुआ, कुछ ज्यादा है। अभी तो नीचे हो, अभी तो सेकंड लेवल में हो, अभी तो 1,40,000 योजन तक पहुंचना है। कितना है आंसर, 3 लाख, 3 लाख, 325 और फिर पीछे जीरो लगाओ सारे, 6500 के तो जीरो और 500 योजन के तो 2 2 4 जीरो, तो कितने हो गए, 32 लाख 5,000, राइट। तो इतनी हाइट पर, इतने किलोमीटर हाइट पे आप खड़े हो, ऐसा विजुअलाइज करने का जब ध्यान करते हो। और माउंट एवरेस्ट कितना ऊंचा है, कितने किलोमीटर है ना। अपने को स्कूल में ऐसा पढ़ के टॉलेस्ट पर्वत कौन सा था, बोलते थे हिमालय, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा, वहां जाना सबसे टफ, तो यहाँ जाना, पर ध्यान से तो हम जा सकते हैं, ध्यान के माध्यम से कितनी अच्छी वंदना कर सकते हैं। तो हम इतनी हाइट पे खड़े, अब आगे हाँ इतना बता दो, ये पर्वत ऐसा सीधा जाता है, ठीक है, और गोल आकार में, क्योंकि चारों दिशा में 4 क्या है, चैत्यालय। पर ये चैत्यालय कैसे है, तो हर एक दिशा में पर्वत ऊपर जाने के बाद चारों दिशा में फिर से 500 योजन कटता है। यानी जैसे अपन झंडा वंदन करते हैं तो नीचे एक बड़ा गोला होता है, फिर एक चारों दिशा में क्या होता है, कटता है, फिर एक अंदर एक छोटा गोला होता है ना, उसको बोलते हैं कटनी, शास्त्र की भाषा में कटनी बने। तो ऐसे ये पर्वत 500 योजन स्ट्रेट जाएगा, फिर 500 योजन इधर, 500 योजन चारों दिशा में कटेगा, तो अंदर क्या बनेगा, कटनी बनेगी। वहां पे चैत्यालय, पर्वत क्या हुआ, वहां पे थोड़ा कम हुआ, यहाँ से 500 योजन, यहाँ से 1000 योजन कम हो गया, ठीक। और नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, 65 सबस ऊंचाई, मन सोमस शोभे
67,000 65,000 यानी 62,500 योजन ऊंचाई पे और चाहिए। तो फिर हम जमीन से कितने ऊपर गए टोटल 63,000, क्योंकि 6500 योजन नंदनवन का था। ठीक है, नंदनवन से हम सोमनाथ वन तक पहुंचे, वो कितना है 62,500। तो 62,500 नंदनवन से सोमनाथ वन और नीचे का 500, वो टोटल कितना हो गया 63,000। यहाँ दिख रहा है ये आपका भद्रशाली, राइट। फिर यहाँ से 500 योजन ऊपर गए, तो यहाँ फिर 4 चैत्यालय मिले चारों दिशा, और फिर पर्वत कितना ऊपर गया सीधा ये दिशा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितना है 65,500। तो यहाँ आचार्य महाराज हमको क्या बोल रहे हैं, पहले भद्रशाली वन मिलेगा, फिर 500 योजन ऊंचाई पे आपको नंदनवन मिलेगा, फिर 65,500 योजन पर क्या मिलेगा आपको, ये वन का नाम कौन सा है सोमनाथ वन। 4 नाम याद कर लो, तो आपने सुदर्शन मेरू पढ़ लिया। फर्स्ट कौन सा, सेकंड, थर्ड सोमनाथ। ठीक, तो टोटल कितने चैत्यालय हुए 12 चैत्यालय। अब 65,500 योजन की जो हाइट है उसमें आपको थोड़ा एक डायग्राम में दिख रहा है कि पर्वत थोड़ा ऐसा तिरछा हुआ। ठीक है, पूरा गोल नहीं है। आपने ध्यान से सुदर्शन मेरू की रचना हस्तिनापुर में परम पूज्य ज्ञानवती माता जी ने बनाई है, उसमें पर्वत को ध्यान से देखना है ना। अभी तो हम चाहते तो हमारा गोल क्या होता है, फटाफट दर्शन क्यों ना दे, क्योंकि हमको रचना नहीं पता है, हमको तो लगता है ठीक है इतने दर्शन करने, वो पूरा गोल नहीं है। आप देखना बिल्कुल परफेक्ट बना है, थोड़ा थोड़ा तिरछा किया है उन्होंने ऊपर जाते जाते, फाइन। तो ये पर्वत 11,000 योजन तक स्ट्रेट जाता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 11,000 योजन तक पर्वत कैसा जाता है, जैसा था वैसा स्ट्रेट। ठीक है, फिर थोड़ा तिरछा होगा, यहाँ से आपको दिख रहा है, ध्यान से देखोगे यहाँ से पर्वत थोड़ा क्या होगा तिरछा होगा। वो कितना हुआ, आप टोटल 65,500 था, उसमें 11,000 माइनस कर दो तो कितना बचेगा 51,500, राइट। तो 51,500 तक पर्वत थोड़ा क्या होगा कम, यानी तिरछा कटेगा थोड़ा, ऐसा बोल सकते हैं, फाइन। फिर यहाँ पहुंचने के बाद चारों दिशा में फिर से 500 योजन क्या होगा, पर्वत कटेगा, उसके कारण कठनी बनेगी और चारों दिशा में क्या होंगे 4 चैत्यालय। समझ में आया? किसी को क्वेरी तो पूछ लो, इजी है, बट डिफिकल्टी हो रही तो पूछ सकते हैं। नीचे भद्रशाली 500 योजन ऊपर गए, नंदनवन पर्वत चारों दिशा में कटा 500 योजन, फिर हम 11,000 योजन स्ट्रेट गया पर्वत, फिर 51,500 योजन तिरछा गया पर्वत, और फिर कौन सा वन मिला हमको सोमनाथ वन। वहाँ पर्वत फिर से चारों दिशा में 500 योजन कट हुआ, और वहाँ पे जो कटनी पड़ी वहाँ 4 दिशा के 4 क्या हो गए चैत्यालय। तो टोटल हमने कितने चैत्यालय की वंदना की 12, और कितनी हाइट पर अभी हम हैं 63,000 योजन की हाइट पर हम खड़े हैं। कभी गए नहीं गए, ठीक। आगे नेक्स्ट पढ़िए। ये 1000 योजन की आपकी जड़, राइट, यानी पर्वत की जड़ थी 1000 योजन, ये दिख रही है यार, एकदम इजी। फिर ये भद्रशाली वन जमीन पर है, ठीक, वहाँ 4 दिशा के 4 चैत्यालय, ये 500 योजन। फिर ऊपर गए, वहाँ नंदनवन मिला 4 दिशा के 4 चैत्यालय, फिर पर्वत 11,000 योजन स्ट्रेट गया, और उसके बाद 51,500 योजन थोड़ा सा तिरछा हुआ, वहाँ पे फिर से 500 योजन पर्वत अंदर कटा, तो कटनी बनी 4 दिशा के 4 चैत्यालय। फिर क्या लिखा, ऊंचा योजन 36,000 योजन आपको और ऊपर जाना है। फिर वहाँ कौन सा वन मिलेगा, ये नाम सुना है ना आपने, पांडु क्या होता है आपके यहाँ क्या है,
क्या है? पांडुशिला है ना। अब बताओ पांडुशिला कहाँ पर होगी? अब समझ रहे हैं हम पांडुशिला ही क्यों विराजमान करते हैं? मंदिर में जब श्री जी को विराजमान करते हैं तो किस पे करते हैं? पांडुशिला। तो अभी हम देखेंगे कि पांडुशिला कहाँ पर होती है और हम लोग पांडुशिला ही क्यों करते हैं। हम भरत खंड में रहते हैं, राइट, यानी आर्य भरत क्षेत्र के आर्य खंड में। तो ऐरावत क्षेत्र वाले क्या विराजमान करते होंगे? क्वेश्चन है ना। जैसे हम भरत क्षेत्र के आर्य खंड में, ऐसे ऐरावत क्षेत्र भी है, विदेह क्षेत्र भी है। तो वहां पे कौन सी शिला विराजमान होती होगी? वहां पे भी तो होती होगी, अभिषेक होता होगा। तो जैसे अपन जी रहे हैं वैसे ऐरावत क्षेत्र है, विदेह क्षेत्र है, जहाँ पे कर्म करना है, राइट है। हाँ, तो वहां पे कौन कौन सी शिलाएं विराजमान होती है? हम क्यों पांडु शिलाएं विराजमान करते हैं और ये सारी शिलाएं होती कहाँ पे? ये आगे आगे समझ में आएगा। तो हम 11,000 योजन फिर सीधे जाएंगे, लिखा 11,000 योजन यहाँ तक पर्वत फिर सीधा जाएगा। फिर क्या होगा? टोटल 36,000 योजन हाइट है। तो 11,000 योजन तरफ स्ट्रेट गया, कितना बचा? 25,000 योजन। तो 25,000 योजन पर्वत कैसा जाएगा? तिरछा जाएगा थोड़ा सा, ठीक। फिर ऊपर जाके 500 योजन नहीं, यहाँ 500 नहीं कटता है, यहाँ 494 योजन, 494 योजन दोनों साइड से, यानी चारों साइड से पर्वत कटता है। यहाँ तीनों में कितना था? 500 योजन, बट यहाँ पे कितना है? 494 योजन। ये चारों साइड से पर्वत कटेगा और वहां पे क्या बचेगा? चारों दिशा की जो कटनी बनेगी वहां पे 4 दिशा में 4 चैत्यालय। कितने चैत्यालय हुए? 16 चैत्यालय हुए। देखो अब गिने, अपनी टोटल हाइट कितनी थी? सुदर्शन देव की टोटल हाइट 1,40,000। अब 1,000 योजन की जड़, ठीक। ये कितना ऊपर गए? 500 योजन, ठीक। प्लस करते जाए, ये 62,500, तो 63,000 प्लस 1,000 64,000, ये 36,000। 64 प्लस 36 64 प्लस 36 1 लाख योजन। अगर आपका 1,00,000 योजन का पर्वत हो गया, ठीक। और अब कितना बचा? 40 योजन। तो ये जो ऊपर दिख रही है वो 40 योजन की चूलिका है। क्या है? चूलिका। तो पर्वत कितना बड़ा हो गया? अब समझ में 1,40,000 योजन कैसे? फिर से 1,000 योजन की जगह। भद्रशाल से कौन सा वन है? सेकंड नंदनवन, उसका डिस्टेंस कितना? 500 योजन। नंदनवन से कौन सा वन? सोमनाथ, उसका डिस्टेंस कितना? 62,500, राइट। और ये सोमनाथ वन से ये कौन सा वन? पांडुवन, उसका डिस्टेंस कितना? 36,000। सबको प्लस किया तो 1,00,000, और ये चूलिका को प्लस किया तो सुदर्शन मेरू की हाइट कितनी? 1,40,000 योजन। इजीली बन रहा है। यानी ये जयमाला के सिर्फ 5 छंद हमने पढ़े, उसमें पूरे पर्वत की रचना हो गई। और हम कितने साल से पढ़ रहे हैं जयमाला, और हमको पता था कैसे पर्वत की रचना होती है। अब जब आप ये जयमाला पढ़ोगे तो आपके मन में वो पर्वत बनता जाएगा। चारों दिशा के 4 चैत्यालय आपको समझ में आएगा। तो टोटल कितने चैत्यालय हुए? 16। और मेरू कितने होते हैं? तो 16 × 5 कितने हो गए? 80। तो आपके बोलते 5 मेरू 80 जिनधाम सब पति माँ जी को हो गए 80। ठीक, नेक्स्ट ये जाने लीजिए, ये सब मैथ्स जाने। हाँ ठीक, ये देख लीजिए 6th नंबर क्वेश्चन। चारों मील समान बखानी ऊपर भद्रशाल पहुँचाने, चैत्यालय 16
4 भद्रशाली। चैत्यालय कितने हो गए? 16 क्यों हो गए? क्योंकि 4 मेरू की बात है ना। हम तो हर साल पढ़ते ही है। चैत्यालय 4 आए तो भी मतलब नहीं, और 4 के 16 आ गए तो भी नहीं सोचा हमने कि 4 के 16 क्यों हो गए। तो 16 क्यों है? क्योंकि चारों मेरू की बात है। एक मेरू के 4 चैत्यालय भद्रशाल के, तो 4 मेरू के भद्रशाल के कितने हो जाएंगे? खाली भद्रशाल की बात है। ठीक, मन वचन कर वंदना करी। तो 16 चैत्यालयों की एक साथ वंदना करी। फिर क्या बोला? ऊंचे पांच शतक पर भाके, चारों नंदन वन अभिलाखे, चैत्यालय 16 सुखकारी, मन वचन कर वंदना। अब ऊंचे 5 शतक पर भाके, यानी 5 शतक 500 योजन के हाइट पर क्या मिलेंगे? नंदन। जैसी रचना सुदर्शन मेरू की वैसी ही है, जस्ट थोड़े मेजरमेंट में फर्क आएगा। ये छोटे हैं इससे, ठीक। तो ये तो सेम है। भद्रशाल से नंदनवन का डिस्टेंस सुदर्शन मेरू में भी कितना था, और ये 4 मेरू में भी कितना है। तो यहाँ चारों की बात की है। चारों नंदन वन अभिलाखे, चैत्यालय 16 क्यों? क्योंकि एक मेरू में 4, एक वन में 4, तो 4 मेरू में कितने हो जाएंगे? 16। ठीक है, यहाँ तक समझ में है? किसी को ना आया तो पूछ लो। आप लोग ना हाँ बोलते हो ना ना बोलते हो। तुमने क्या समझा? नहीं आया समझ? आया। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ पढ़िए। साढ़े 55 सहस्र उतंगा, वन सौ मन सहस्र बहुरंगा, चैत्यालय 16 सुखकारी, मन वचन वंदना हमारी। अब 500 योजन की हाइट पर नंदनवन आएगी। अब वहां से क्या बोले? 55 सहस्र उतंगा, 55 सहस्र से 55,500 योजन की हाइट पर वन सौमनस। कौन सा वन मिलता है? नाम तो हमको पता है, भद्रशाल, नंदन, सौनस, पांडु। पर वहां कितना था? 65,500, राइट? याद है? सुदर्शन मेरू 500 से कितने ऊपर गए थे हम? 65,500। यहाँ कितना ऊपर आना है? 55,000। ठीक है, 55,500 योजन हम ऊपर आए। यहाँ कितने चैत्यालय गिनेंगे हमको? 16, क्योंकि 4 मेरू की बात है ना। यहाँ देखो, यहाँ के 4, यहाँ के 4, और वो 2 मेरू के 4, तो 4 4 जा 60। तो कितने हो गए? 16 चैत्यालय। फिर लास्ट ये 28 सहस्र बताए, पांडुक चारों वन शुभकारी, चैत्यालय 16 सुखकारी, मन वचन वंदना हमारी। उच्च 28 सहस्र बताए, यानी उच्च 28,000 योजन पर क्या मिलेगा आपको? पांडुपुर। वहां कितनी योजना आई थी? 36,000। पूरा याद रखना है, राइट? वहां 500 योजन पे भद्रशाल से नंदनवन था, यहाँ पे भी 500 योजन पे भद्रशाल से नंदनवन है। फिर कितना था? वहां 5,500 योजन, यहाँ 55,500 योजन है। वहां पे सौनस से पांडुपुर कितना था? 36,000। और यहाँ पे कितना है? 28,000। ये पर्वत थोड़े थोड़े क्या हो गए? कम है। तो उच्च 28 सहस्र बताए, कितना ऊपर गए हम? 28,000 योजन सौनस से पांडुपुर तक गए। पांडुपुर चारों वन सुखकारी, चारों वन हमको पांडुपुर मिले। तो एक वन में 4 चैत्यालय, तो 4 वन में कितने? 16। तो चैत्यालय 16 सुखकारी, मन वचन वंदना हमारी। ठीक है, देखो जिन्होंने लिखा है पंडित जी ने, उन्होंने कितनी अच्छी जयमाला लिखी है ना, पर हम समझे नहीं कभी। तो अब कितनी हाइट हुई? इसके काउंट कीजिए। यहाँ से यहाँ तक 1000 योजन, ये जड़ 1000 की है, राइट?
ये 500 योजन तो कितना हो गया 1500, फिर ये कितना हो गया 55,500 यानी 56,000 और 1000 यानी 57,000 और ये प्लस 28,000 तो कितना हुआ 85,000 और 40 योजन की क्या चूली का। तो चारों मेरू की हाइट कितनी हो गई 85,000 40 योजन। आया समझ में? कौन बताएगा सामने ही है देखिए बोले। अच्छा सुदर्शन मेरू का कौन बताएगा? अब कल से नेक्स्ट टाइम से पेन पेंसिल लेके आना, पेन और टेक्स्ट बुक लेके आना तो उसमें लिखते जाना तो थोड़ा बहुत याद रहेगा। सुदर्शन मेरू की क्या कौन गिनाएगा? आशीष भैया बताओ। दर्शन मेरू की जेड 1000 योजन, 500 योजन पर भद्रसाल, 15 साल से 15 साल से ऊपर 15 साल है। उसके बाद में 500 योजन, फिर 62,500 योजन सोमनसुर और 36,000 ये पांडुपुर और 40 योजन की चुली। तो कितना हो गया 1,40,000। बहुत अच्छा सबको समझ में आ गया। अब ये चार मेरे को बताना है इसका कॉमन है। अब तो देखते हैं कि बता दे इसमें सब दिख रहा है। हाँ बताओ। हाँ उठ के मुझे ढूंढना पड़ता है कौन बोलेगा। 1000 योजन की जड़, फिर भद्रशाल वन, वहाँ से 500 योजन नंदनवन, वहाँ से 55,500 सोमनस वन और वहाँ से 28,000 योजन पर है पांडुपन, 40 योजन की चुलीला। ऐसे हो गए 85,000 40 योजन। ये चार वन हो गए। ठीक है सबको समझ में आया? मन लग रहा है कि मन लग रहा है? ठीक है मन लगना चाहिए। देखो इसमें लिखा हुआ है बीच में सुदर्शन मेरू है वो जम्मू द्वीप में, विजय मेरू पूर्व तार्किकन में, प्रचल मेरू पश्चिम तार्किकन में, मंदर मेरू पूर्व पुष्करा और विद्युन्माली मेरू पश्चिम पुष्करा। ठीक है तो इतना चाहते आगे की जरूरत एक और शर्त होगा छंद देखो नेक्स्ट। हाँ बोलिएगा
पढ़े सुने जो कोई, तो उसका फल क्या है? जो पढ़ता है सुनता है, ध्यान में कर जाएंगे प्रभु तुरंत महासुख, तुरंत ही महासुख की प्राप्ति करता है। ऐसा यहाँ पे बताया। अच्छा, माता जी बोले महासुख कौन सा? तो मोक्ष। ठीक, तो पंच मेरू सबको समझ में आ गया। अब कल मंदिर में दर्शन करो तो एक एक वन को देखना और एक एक प्रतिमा को चारों साइड देखना। पर ये बताओ कि हाँ पूछो उसका विस्तार किसका? सुदर्शन देव का विस्तार बोला नीचे 10,000 योजन, ऊपर जाते जाते 1,000 योजन। नीचे जो उसका गोला है उसका डायमीटर है, वो गोलाकार पर्वत है तो उसका डायमीटर है 10,000 योजन, 10,000 योजन। और ऊपर जाते जाते पर्वत करता करता लास्ट में 1,000 योजन बचेगा, 1,000 योजन। ऐसे पूरा जम्बूद्वीप 1,00,000 योजन का है, उसमें से बीच में 10,000 योजन का मेरू पर्वत है। फिर इस साइड और इस साइड पूर्व विदेश क्षेत्र, पश्चिम विदेश क्षेत्र विदाउट हो जाएगा, इतना है। ठीक है, तो आप लोग तो पुण्यशाली हो, इतना समझने में हमको 7-8 दिन लगे होंगे जब हम खुद पढ़ रहे थे। ठीक है, फिर ऐसे डायग्राम सब बनाना और एक एक डायग्राम बनाने में 15-15, 20-20 दिन। एक सर्वज्ञ शाह करके राणापुर जहाँ मेरा चातुर्मास हुआ था, उसने सारे डायग्राम बनाए। तो वो कभी मंदिर नहीं आता था, तो उसकी मम्मी एक बार बोली कि माता जी उसको ये सब काम आता है, उसका बुला दो तो आ जाएगा मंदिर। तो उसको बुलाया, तो उसको भी मैंने पढ़ाया सारा, वो एक भी क्लास में नहीं आया था। फिर वो पढ़ा आराम से और उसके बाद उसने सारे डायग्राम बनाए। तो उसने इतने अच्छे डायग्राम बनाए, यानी बिल्कुल आंखों मुक्त। कितनी बार एक एक डायग्राम में 5 से 6 बार चेंज हुए, क्योंकि हमको थोड़ा भी ऐसा वैसा चलता नहीं, तो हम बोलते थे ऐसा ही कलर होना चाहिए जैसा आंखों में लिखा है। अपन ने कलर देखे थे, नीचे से लेके 61,000 योजन तक कलर कौन सा होता है? पंचवर्ण का कलर है, और उसके बाद गोल्ड कलर है, यानी गोल्डन कलर है, राइट? तो ऐसा सुमेरु पर्वत है। तो इतनी 15-20 दिन में तो एक मेरू तैयार हुआ होगा। और आपका पुण्य कितना अच्छा है कि आपने आधे पौने घंटे में पंचमेरू पढ़ लिया, और इसके लिए हम 1 महीने तक पूरा करने में हमको लगा होगा। पर ठीक है, आपका पुण्य ज्यादा अच्छा है, मेरे से भी अच्छा है कि आपको 1 घंटे में रेडी बनवा। ठीक है, तो परिश्रम से पुण्य मिलता है। हमारा भी कभी उदय आएगा, आपका पहले आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हो। अभी आगे समझेंगे नेक्स्ट है कि पांडुर वन की रचना एक्चुअली बहुत डिटेल में तिलोत्पन्नति में बताया कि वन के अलावा वहाँ पे कौन कौन से देवों के भवन है, किस, वो सब लिखा था उसमें। बड़ा बहुत हार्ड हो जाता है, नहीं आपको बोरिंग लगता है कि किस किस दिशा में कौन कौन से देवों के भवन है, कौन से व्यंतरवासी देवों के भवन है, वो सब यहाँ पे कौन सी देवियाँ रहती है वहाँ पे, उनके कितने भवन है, कितने उनके ऊंचाई है, भवन की ऊंचाई कितनी है, उसकी बढ़त कितनी है, उनके दरवाजों की ऊंचाई कितनी है, सब कुछ तिलोत्पन्नति में लिखा हुआ है। यानी दरवाजे की भी ऊंचाई, नीचे बढ़त कितनी है, ऊपर कितना है। जैसे 2 कपाट होते हैं तो एक साइड का कपाट, जैसे अपना दरवाजा लगाते हैं उसको कपाट बोलते हैं, तो एक साइड का कितना चौड़ा है, दूसरी साइड का कितना चौड़ा है, सब कुछ मेजरमेंट तिलोत्पन्नति ग्रंथ में दिए हैं। तब हमारी श्रद्धा निर्मल होती है कि इतनी बातें जहाँ पे इतना बारीकी से वर्णन हो, तो कोई ऐसा फैक्ट वर्णन नहीं हो सकता है कि देवों के मंगलों की एक एक चीजें वहाँ पे लिखी हुई है, उसकी हाइट कितनी है, यानी कितना अच्छा इतना अच्छा होता है कि महल है, महल के ऊपर क्या होते हैं पता है? चैत्यालय होते हैं, और व्यंतरों की जो जड़ों के वक्त सब बना होता है उसके ऊपर चैत्यालय की रचना होती है। इतना सुंदर वर्णन आता है कि अपने को लगता है कि व्यक्ति ऐसा सोचता है कि हम अंडमान निकोबार चले गए था, है ना, 3 माले, हम कितना अच्छे द्वीप की विजिट करके आ गए। लेकिन जब तिलोत्पन्नति पढ़ते तब लगता है कि द्वीप होता क्या है। वो यहाँ पढ़ लो कि कितने सुंदर सुंदर द्वीप होते हैं जो कभी हमने नाम भी नहीं सुने, और कितनी अच्छी रचनाएं होती है। तो आपके होमवर्क बढ़ गया। एक तो रावण का कहाँ रहता था वो ढूंढना है, और दूसरा बोलूं, ढूंढोगे? अच्छा, मुक्ता जी तो कौन सा बोलूं?
गौ अच्छा, तो गंगा कुंड कहाँ पर होता है? कौन सा मैंने बोला? गंगा कुंड कहाँ पर होता है वो ढूंढ के लाना है। यानी आपको लगेगा माता जी के अपने में भी गंगा कुंड होता है क्या? तो होता है, राइट? एक्चुअली में अपने में ही है। तो गंगा कुंड कहाँ पर होता है वो ढूंढना है। तो आज ऊपर दो हो गए, रावण और गंगा कुंड। तो आज क्वेश्चन है सर, ठीक है। मोक्ष कहाँ से जा सकते हैं? पर ऐसे सब बोलोगे तो ठीक है, 2.5 द्वीप तो बोल दिया। किसने बोला 2.5 द्वीप? आपने। और दूसरा किसने बोला? अच्छा अंकल, 2.5 द्वीप कौन कौन से? अभी जो जम्बूद्वीप, हाँ, फिर उसका घाटी खंड, और लाइन से बोलना पड़ेगा। तो फर्स्ट जम्मू हो गया, फिर उसके बाद फिर काकी आता है, और उसके बाद कौन सा आता? पुष्करा द्वीप। पुष्करा आधा, राइट? तो जम्बूद्वीप एक, काकी खंड 2 और पुष्करा आधा, तो कितने हो गए? तो मोक्ष कहाँ से हो सकता है? 2.5 द्वीप में कहीं से भी हो सकता है, ठीक? फिर चूलिका का महत्व क्या है? इससे होता है तो चूलिका का महत्व क्या है? चूलिका जो ऊपर था वो चूलिका वहाँ की शोभा है, वहाँ कुछ नहीं, रचना है। जैसे वन थे, पूरे वन थे, तीनों पंडित ने वन का वर्णन किया कि उसमें कौन कौन से फूल होते हैं, कौन कौन से वृक्ष होते हैं, कौन कौन से गार्डन होते हैं, सब वर्णन किए। ऐसे चूलिका वहाँ की शोभा है, जंगल है। तो आजू बाजू में चेक किया गया 4 साइड, और बीच में 40 योजन की हाइट वाली चूलिका है, वहाँ कुछ नहीं। पर वो हाइट में गिनी जाएगी क्योंकि उसके ऊपर कुछ नहीं, इसलिए 40 योजन गिनते। ठीक है, अपना क्वेश्चन रहेगी। आज आनंद बाबू बोले तो माता जी आप होमवर्क कम देते हो, आपने खाली एक ही क्वेश्चन दिया था रावण का, तो एक तीसरा होमवर्क उन्होंने बोला था कम ज्यादा देना माता जी, तो ज्यादा लोग पढ़ेंगे, तो तीसरा ये ढूंढना। पर आज आनंद भैया बोले थे कि ज्यादा देना। ढाई फीट का डायमीटर ढूंढ के लाना है। व्यास बोलते विस्तार को तो व्यास को तो डायमीटर होगा, तो 2.5 फीट कितने व्यास वाला है, यानी उसका डायमीटर कितना योजन है? ठीक है, वो 3 बहुत है। ठीक, सेकंड क्वेश्चन, भद्रसाल के वन के आकार कैसा है? वन का आकार कैसा है भद्रसाल का? ये तो समझाने के लिए कांची तकली जैसा याद रहता हमको लाइफ। ठीक, सुदर्शन मेरु में सौनस वन से हाथ उठाना बोलना, सौनस वन से पांडव वन का डिस्टेंस कितना है? सुदर्शन मेरु, हाँ पीछे 36,000 योजन की किलोमीटर, योजन याद आ जाना चाहिए। मैंने क्या पूछा था? सौनस वन से पांडव वन में सबसे ऊपर, तो कितना था? 36,000। बहुत अच्छा, ठीक। धारकी खंड के पंचमेरु के, धारकी खंड के पूर्व धारकी खंड के सौनस से पांडव वन का डिस्टेंस, फिर से पूर्व धारकी खंड याद आया कहाँ पे था? वो डायग्राम याद करो। पूर्व धारकी खंड में सौनस से पांडव वन का डिस्टेंस, हाँ पीछे कितने? 28,000। परफेक्ट। अभी अपने लास्ट में देखा है ना 28,000। पंचमेरु का कलर बताना है, पांचों मेरु कैसे कलर किए? अभी लास्ट में हमने बताया पंचमेरु का कलर कितने
गुनगुनाओ मत, बोलो। हाँ, स्पेक्स वाले बताओ। आपने पहले सामान्य वन तक 5 का नंबर होता है, उसके ऊपर स्वर सोमनस वन तक नहीं, ये सोमनस वन से देखो नीचे, तो 61,000 योजन, हमको इतना याद रखना पड़ेगा। नीचे से लेके 61,000 योजन तक कौन सा कलर है? क्योंकि सोमनस वन तक कितना योजन हो जाएगा? 63,000 है ना? तो 61,000 योजन तक पंचवर्ण और उसके ऊपर, यानी अपने आचार्य ने कितनी बारीक इंफॉर्मेशन दी है लोगों को। अपने घर के सारे, पूरे घर के बेडरूम में अलग अलग कलर, वो भी याद है ना? और इन्होंने पूरे सुने पर हमको बताया कि कहाँ पे कौन सा कलर है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन हम सरल ही पूछ रहे हैं। चारों मेरों की टोटल हाइट कितनी है? यानी सुदर्शन देव को छोड़ के बाकी चारों मेरों की हाइट। हाथ उठा के बोलो। हाँ, बताओ, आपने सुन तो लिया, भाभी ने क्या नहीं अभी तक कर रहे कितनी विषय की? 3,40,000 क्या? 3 लाख कैसे हो गए? सुदर्शन में 1 लाख का था। यानी आप क्वेश्चन नहीं समझे। मैंने ये पूछा चारों मेरू जो समान हाइट पे सेम हाइट है, तो कितनी है टोटल? 85,040। और उसको तो नहीं मल्टीप्लाई करना, आपको चारों मेरू का टोटल तो नहीं लगाना, वैसे नहीं करना कि एक के ऊपर मेरू को नहीं चढ़ाना है हमको, तो चारों में प्लस कर दो। ठीक है, वो अलग ही रहेंगे, शाश्वत है। तो आज इतना ही। जय गुरुदेव, गुरुदेव श्री विराट सरकार जी।